गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में आखिर हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो समझेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके स्पीड के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस के स्पीड, जिसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में हम डील किस चीज़ के साथ कर रहे हैं तो बोलेंगे सर स्पीड ऑफ रिएक्शन के साथ, है ना। कौन सा रिएक्शन हमारा कितना फास्ट है, कौन सा रिएक्शन हमारा कितना स्लो है, उसके स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग समझने जा रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन क्या का जो रेट ऑफ रिएक्शन उसका होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो बोलेंगे सर जैसे हमारे डेली लाइफ में हम लोग वेलोसिटी या स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं तो बोलेंगे सर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। उसी प्रकार स्पीड का मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टाइम। उसी प्रकार हमारे केमिकल रिएक्शन में अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो चेंज नहीं होगा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या चेंज होगा, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में जो बदलाव आता है पर यूनिट चेंज इन टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। वही चीज को यहाँ लिखे हम, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द स्पीसीज। ध्यान से सुनेंगे, एनी वन ऑफ द स्पीसीज आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बोलेंगे स्पीड के बारे में हम बात करेंगे तो स्पीड को यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से तो रिलेट नहीं करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, तो बोलेंगे जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है उसके कंसंट्रेशन में जो बदलाव आता है पर यूनिट, जो समय लगता है उस बदलाव आने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द स्पीसीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम इज नोन एज रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग समझ सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग समझ सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, किसका, ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी के टर्म में हम लोग निकालेंगे, इसी बात को समझना है, पर यूनिट चेंज इन टाइम। इसका मतलब हम लोग को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। अब बोलेंगे सर डेल्टा का मतलब क्या हो गया, तो बोलेंगे सर चेंज, इस डब्बे का मतलब क्या हो गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, है ना। तो एक्स के कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन में चेंज इन टाइम, समझ में आ रहा है। इसी को लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, अब चूंकि हम लोग को यहाँ कंसंट्रेशन टर्म में डिफाइन करना है, तो चेंज, डेल्टा का मतलब क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द स्पीसीज, चाहे तो रिएक्टेंट की बात करेंगे या प्रोडक्ट, अपॉन में चेंज इन टाइम। क्लियर है कहानी। तो देखो ध्यान से कैसे समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं हम एक छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं, क्या बोलेंगे सर, इधर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं और इधर टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलेंगे अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट समय के साथ क्या होता है, बोलेंगे सर कम होता है, उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे गिरता है, यानी कि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है ना, और प्रोडक्ट क्या होता है, टाइम के साथ बनता है। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, चेंज इन कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल T1 टाइम पे मान लो इसका कंसंट्रेशन है x1 और T2 टाइम पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन चेंज होके x2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कि इसके जो अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे, रिएक्टेंट की बात है ना, तो रिएक्टेंट का ग्राफ तो ये वाला है, नीचे डाउनवर्ड स्लोप वाला, है ना, और ये वाला इंक्रीजिंग ग्राफ हमारा किसका, प्रोडक्ट का ग्राफ। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, तो बोलेंगे सर प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है और रिएक्टेंट हमारा समय के साथ घटता है। ठीक है, तो अगर हमको इसका स्पीड निकालना है, इस रिएक्शन का रेट निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे सर, जो टाइम चेंज हो रहा है T1 से T2, उसमें कंसंट्रेशन में क्या बदलाव आ रहा है ना। तो बोलेंगे पहले T1 टाइम पे कंसंट्रेशन था x1 और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन चेंज होके x2 हो गया। ठीक है, तो x2 हमारा फाइनल कंसंट्रेशन और x1 क्या हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब x2 माइनस x1 जो कंसंट्रेशन में बदलाव हुआ अपॉन में चेंज इन टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। इसी चीज के बारे में इस चैप्टर में हमको समझना है अच्छे से। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। आगे आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग काफी डिटेल में स्टडी करेंगे और किसी भी रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है, छोटा सा टर्म लिखे, धीरे धीरे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो चलो इसको मिटा रहे हैं, इस पूरे डिफिनेशन को लिख लेना है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, चेंज
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी, और इसी को लिखेंगे x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। ग्राफिकली भी हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि जो कंसंट्रेशन में बदलाव आया, जो समय हमारा बदला, उसमें जो कंसंट्रेशन में बदलाव आया अपॉन में चेंज इन टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लेना है ध्यानपूर्वक और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे देखो ध्यान से, एक रिएक्शन को यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन को, जनरल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, कोई भी ए और बी के टर्म में उसके स्पीड को हम लोग लिखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कंसीडर अ रिएक्शन ए क्या बना रहा है, तो बोलेंगे सर पी बना रहा है। ए क्या बना रहा है हमारा, पी बना रहा है। ए हमारा है क्या, तो बोलेंगे सर ए हमारा रिएक्टेंट है और पी क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमको बताना, रेट बताना, मतलब इस रिएक्शन का रेट बताना या स्पीड बताना। तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर रेट को हम लिखेंगे स्मॉल आर से, जिसको हम डिनोट करेंगे। अब ये रिएक्टेंट है तो इसके कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आएगा, तो कंसंट्रेशन को हम लोग इस डब्बे में लिखते हैं, और चूंकि इसमें चेंज दिखाना है तो डेल्टा लिखते हैं, अपॉन में क्या, तो बोलेंगे सर डेल्टा टी। ठीक है, ये किसके टर्म में लिख रहे हैं, तो बोलेंगे सर रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, रिएक्टेंट समय के साथ कंज्यूम होता है ना, तो उसके आगे हम एक माइनस लगाएंगे और इस चीज को समझते हैं कैसे हुआ, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, A2 माइनस A1 अपॉन में T2 माइनस T1, आगे एक माइनस साइन लगा दिए। ठीक है, आगे क्या लगा दिए, एक माइनस साइन लगा दिए। क्यों लगाते हैं इस चीज को हम समझेंगे ग्राफिकली। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, अगर हम एक ग्राफ बनाए, इधर हम बना रहे हैं कंसंट्रेशन को का एक्सिस जो कि वाई एक्सिस है, और इधर टाइम का एक्सिस बना रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस है। अब देखो रिएक्टेंट जो होता है धीरे धीरे कंज्यूम होता है ना, खत्म होता है, तो बोलेंगे उसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो वो समय के साथ कम हो रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का धीरे धीरे कम हो रहा है। तो बोलेंगे देखो शुरुआत में मान लो कि इसका कंसंट्रेशन टाइम T1 था। ठीक है, टाइम T1 था, तो कंसंट्रेशन कितना था, A1 था। जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन चेंज होके A2 हो गया, है ना। अब हमको क्या निकालना है, तो बोलेंगे सर इसका स्पीड निकालना है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर स्पीड का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब ये जो A2 माइनस A1 होगा फाइनल अपॉन में चेंज इन टाइम, उसी को यहाँ पे हम लिखे हैं, ध्यान से समझना। तो बोलेंगे सर T2 टाइम पे A2 कंसंट्रेशन था, T1 पे A1, तो बोलेंगे क्या लिखते हैं, डेल्टा का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल तो T2 टाइम पे होगा क्या, A2, और इनिशियल T1 टाइम पे होगा A1, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में T2 माइनस T1। अब ध्यान से सुनो, बोलेंगे फाइनल T2 टाइम पे कंसंट्रेशन तो घट गया है ना, और T1 टाइम पे कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, मतलब छोटे वैल्यू में बड़े वैल्यू को घटाएंगे तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, और T2 तो पॉजिटिव है, T2 बड़ा है, T1 छोटा है, तो इसका डिफरेंस तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ऊपर वाला का डिफरेंस क्या आ जाएगा, निगेटिव। लेकिन हम लोग जानते हैं स्पीड जो रिएक्शन का होता है वो तो पॉजिटिव होगा, स्पीड तो निगेटिव हो नहीं सकता किसी भी रिएक्शन का, तो उसके आगे इसलिए हम लोग एक माइनस साइन लगा देते हैं, ताकि ये जो माइनस टर्म देगा और आगे एक माइनस मिलके ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या समझेंगे, स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्लियर है। तो बोलेंगे इसके आगे इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगाए थे। समझ भी सकते हैं कि T2 टाइम पे कंसंट्रेशन कम हो चुका है और T1 टाइम पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो फाइनल कंसंट्रेशन मेरा कम है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है, फाइनल में इनिशियल को घटाएंगे, मतलब फाइनल वैल्यू ये है और इनिशियल वैल्यू तो बड़ा है, तो छोटे में बड़े को घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, इसलिए आगे एक माइनस लगा दिए, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, स्पीड जो होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। उसी प्रकार रेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। बोलेंगे सर चेंज का मतलब डेल्टा इन कंसंट्रेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसके आगे प्लस रहता है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो समय के साथ बढ़ रहा है। इसको कैसे लिखेंगे सर, बोलेंगे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, अब अगर इसके ग्राफ को यहाँ पे हम बनाएं, इसके ग्राफ को अगर हम बनाएं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन वाले ग्राफ को, तो बोलेंगे इधर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिख रहे हैं वाई एक्सिस पे और टाइम एक्सिस पे टाइम को लिख रहे हैं। तो बोलेंगे चूंकि प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ता है तो प्रोडक्ट का ग्राफ ये रहेगा। बोलेंगे सर T1 टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, P1, और T2 टाइम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो गया, तो बोलेंगे सर P2 हो गया। अब बोलेंगे देखो ध्यान से, P1 और P2 में कौन बड़ा है, P2, और P1 कम, यानी कि इनिशियल टाइम T1 पे कंसंट्रेशन था P1 और फाइनल टाइम T2 पे कंसंट्रेशन हो गया P2। तो फाइनल माइनस इनिशियल किए
तो ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है, टाइम तो हमारा पॉजिटिव ही है, T2 माइनस T1 कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही आता है, इसलिए इसके आगे हमको प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। बात आ रही है सर, इसके आगे हमको प्लस लगाने की आवश्यकता, माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं होती, प्लस ही आता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, स्पीड ये आ रहा है, रेट बराबर ये भी आ रहा है, रेट बराबर ये भी आ रहा है, यानी कि फाइनल रेट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन को, रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसके आगे माइनस लगाएंगे अगर वो कंसंट्रेशन साइड में है, इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी अगर ये प्रोडक्ट साइड में, प्लस प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट माइनस साइड में, ये रिएक्टेंट के साइड में माइनस लगाएंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने का, स्पीड लिखने का ये तरीका, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं फिजिक्स के एग्जांपल से कि अगर हमको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना अपॉन में, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम करेंगे तो वो हमको वेलोसिटी देता है। उसी प्रकार यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से तो हम रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो बोलेंगे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग आ रहा है अपॉन में चेंज इन टाइम, इसी को बोलेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन। कितना स्पीडली हमारा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घट रहा है, यानी कि रिएक्टेंट कितना जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, उसी को हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन के टर्म में यहां पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, सब आपस में बराबर होगा, मतलब रिएक्टेंट का स्पीड और प्रोडक्ट का स्पीड भी बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रोडक्ट अभी शुरुआत भी नहीं हुआ, रिएक्टेंट सारा खत्म हो गया। समझ आ रहा बात, रिएक्टेंट सारा कंज्यूम हो चुका है, प्रोडक्ट बना भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। दोनों का स्पीड हमेशा बराबर रहेगा, मतलब जिस स्पीड से हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है उसी स्पीड से हमारा प्रोडक्ट भी बनता है, इसलिए यहां पर हम लोग बीच में बराबर का साइन यूज करते हैं। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में किसी भी टर्म में अगर हमको निकालना है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो किसी के टर्म में लिख सकते हैं और बीच में बराबर का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लेना है, आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा सा, जैसे यहाँ एक टर्म लिए रिएक्टेंट में, अब हम लोग दो टर्म को कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक एक चीज को समझने की यहाँ पे हम लोग बारीकी से कोशिश करेंगे। चलो इसको लिख लेना है वीडियो को रोक करके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी को लिखते हैं कि एक रिएक्शन को फिर से हम कंसीडर करते हैं। कौन सा, तो बोलेंगे सर ए और बी मिलके हमारा क्या बना रहा है, पी बना रहा है। तो इस बार कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट साइड में दो ठो ले रहा है, ए और बी, और प्रोडक्ट साइड में एक ले रहा है। तो इसका अगर हमको रेट लिखना है इस रिएक्शन का, तो अभी हम समझे हैं कि किसी भी टर्म में लिख सकते हैं, आइदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, चाहे तो ए के टर्म में लिख लो या बी के टर्म में लिख लो या पी के टर्म में लिख लो, सभी का स्पीड बराबर होगा। ठीक है, तो रेट अगर ए के टर्म में लिखना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज को डेल्टा से लिखेंगे, कंसंट्रेशन को हम लोग एक डब्बा साइन से दिखाते हैं, डब्बा से स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, अपॉन में डेल्टा टी। अब ये चूंकि रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लगा दिए, चाहे तो इससे हम निकाल लें इस स्पीड, रिएक्शन का स्पीड, या अगर हमको ए के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो बी से भी निकाल सकते हैं। तो बी से कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लगा देंगे, इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, अगर मान लें किसी रिएक्शन में हमको रिएक्टेंट के बारे में कोई जानकारी दी हुई नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में दी हुई है, तो हम बोलेंगे उससे भी हम स्पीड ऑफ रिएक्शन निकाल ले सकते हैं, यानी कि किसी भी टर्म से हम रिएक्शन के स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसके आगे एक प्लस साइन लगाएंगे, मतलब ये प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो ये हम रिएक्शन के स्पीड को लिख रहे हैं। बात आ रही समझ में, ए प्लस बी मिलके पी बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं, ढेर सारे एग्जांपल लेंगे तो हमारा कहानी धीरे धीरे क्लियर होगा। एक रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं फिर से, 2a प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, पी बना रहा है। ध्यान से समझना है, सबसे पहले हम लोग लिए एक टर्म, अब लिए दो टर्म। अब दो टर्म जो लिए थे, गौर करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, लेकिन अब हम क्या करें, कोफिशिएंट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कोफिशिएंट को चेंज कर रहे हैं, तो इसके स्पीड ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से समझना। हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम मोल के टर्म में समझें तो ए का 2 मोल खत्म हो रहा है जितने समय में, उतने समय में बी का 1 ही मोल खत्म हो रहा है और पी का 1 मोल बन रहा है। गौर से समझना बात को। हम बोलेंगे ए का कोफिशिएंट बी 2 है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, ए का किसी टाइम में 2 मोल अगर खत्म हो रहा है तो उतने ही समय में बी का 1 ही मोल खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना, ए हमारा ज्यादा फास्टली कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम बोलेंगे ए का अगर 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, बी का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है उतने ही समय में, इसका मतलब ए हमारा फास्टर है। ऐसे समझो, कोई बच्चा
5 मिनट में 2 पेज पढ़ रहा है तो कोई बच्चा 5 मिनट में 1 ही पेज पढ़ रहा है, तो पहला बच्चा ज़्यादा फास्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलेंगे ए हमारा ज़्यादा फास्टर है, किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? यहाँ पे ऐसी बात नहीं थी, यहाँ पे सबका कोएफिशिएंट 1 1 था, तो हमें कोई झमेला नहीं था, इस चीज़ को सिंपली लिख लिए। आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे देखो ध्यान से, क्योंकि इसका 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब ए हमारा बी के रेस्पेक्ट में ज़्यादा फास्टर है, लेकिन हमको सबके स्पीड को बराबर करना है, तो क्या करेंगे? ध्यान से सुनो। अब बोलेंगे अगर हमको इस रिएक्शन का रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बोलेंगे सर माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, तो लिखेंगे ही चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन चूंकि ये बी के रेस्पेक्ट में 2 गुना फास्टर है, मतलब जितने समय में बी, ऐसे समझो अगर डिस्टेंस के टर्म में, स्पीड के टर्म में देखें, कोई चीज चल रहा है, तो कोई बच्चा अगर किसी स्पीड से चल रहा है तो ए उसी के रेस्पेक्ट में 2 गुने से स्पीड से चल रहा है, तो बोलेंगे दोनों का स्पीड अगर हमको बराबर करना है तो बोलेंगे एक का जो भी ये कोएफिशिएंट अगर इससे हम भागा कर दें तो बोलेंगे अब दोनों का स्पीड बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए हमारा बी के रेस्पेक्ट में 2 गुना स्पीड से चल रहा था। अब उससे अगर हम भागा कर दिए, 2 से भागा कर दिए, तो ए का और बी का स्पीड बराबर हो गया। और हमको मालूम है स्पीड ऑफ रिएक्शन हर टर्म का बराबर होना चाहिए, तभी तो हमारा रिएक्शन एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो पाए, है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि ए तुरंत खत्म हो गया, बी खत्म भी नहीं हुआ है और पी बन के तैयार हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। ए तुरंत खत्म हो गया, बी अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अब बोलेंगे पी बनना स्टार्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। बोलेंगे सभी का स्पीड आपस में बराबर होता है, रेट सभी टर्म का आपस में बराबर होता है। और यहाँ पे चूंकि कोएफिशिएंट 1 था तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे चूंकि कोएफिशिएंट 2, और कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के टर्म में देखें, इसका 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, इसका 1 ही मोल बन रहा है, तो बोलेंगे अगर 2 मोल कंज्यूम हो रहा है तो बी के रेस्पेक्ट में हमारा ए 2 गुना फास्टर है, तो जितने समय में बी जो दूरी तय करेगा ए उसका 2 गुना दूरी तय कर लिया, क्योंकि इसका स्पीड डबल है, तो बोलेंगे लेकिन हमको सबका स्पीड समान रखना है, तो इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो इसी चीज को हमको समझना है कि अगर हमारा कोएफिशिएंट 1 ना हो, यूनिटी ना हो, तो बोलेंगे जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो डिवाइड में चला जाता है। इज इक्वल टू सबका स्पीड बराबर है तो माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहां से हमको क्या बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई कोएफिशिएंट है 1 के एक्स्ट्रा अलावा यहां पर किसी भी रिएक्शन में, तो बोलेंगे हम लोग उस कोएफिशिएंट को डिवाइड में लेके चल जाते हैं। अब सभी का स्पीड आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो बोलेंगे किसी भी टर्म के मदद से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कहानी क्लियर है? चलो वेरी गुड, इस चीज को लिख लेना है, वीडियो को रोक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे भी अच्छा रिएक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे पहले हम लोग जनरल रिएक्शन लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग एक स्पेसिफाइड रिएक्शन लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको भी मिटाया जाए, यानी कि ये भी हम लोग लिख लिए इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट लिख लिए, स्पीड लिख लिए। आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे स्पीड को पहले लिखना कैसे, इस बात को समझते हैं। एक बार स्पीड को सीख जाएंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, और आगे आएंगे तो रेट लॉ भी पढ़ना। अभी तो रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल रहे हैं, आगे हम लोग रेट का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, रेट लॉ, है ना। तो अभी फर्स्ट लेक्चर है इसलिए हम लोग इसे भी पढ़ रहे हैं। फिर से कंसिडर करते हैं रिएक्शन 3A + 2B मिलके क्या बना रहा है, या काम करो 3A + B मिलके 2C बना रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल लिए, इसका रेट लिखना है, मतलब स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन लिखना है। तो रेट को कैसे लिखेंगे? बोलेंगे सर हमको मालूम है ए के कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन आएगा अपॉन में चेंज इन टाइम, उसी को स्पीड बोलेंगे। माइनस लगा रहे हैं क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड में है। और अभी समझे हैं कि सर इसका अगर मोल के टर्म में 3 मोल खत्म हो रहा है तो बी का 1 ही मोल खत्म हो रहा है, और ये सी का उतने समय में 2 मोल बन जा रहा है। तो हम देखें कि ए कितना गुना फास्टर है ए बी के रेस्पेक्ट में। बोलेंगे सर ए हमारा 3 गुना ज़्यादा फास्टर है बी के रेस्पेक्ट में। समझो बात को कि जितने समय में बी जो दूरी तय कर रहा है उतने समय में ए हमारा 3 गुना दूरी तय कर ले रहा है, यानी कि ए 3 टाइम्स मोर फास्टर है हमारा बी के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमको मालूम है कि सभी का स्पीड चूंकि बराबर रखना है, तो क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से अगर हम भागा कर दे तो क्या अब सबका स्पीड बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोलेंगे इस कोएफिशिएंट को हम नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए जो 3 गुने स्पीड से खत्म हो रहा था उसको अगर हम डिवाइड कर दे तो बोलेंगे अब ए का स्पीड और बी का स्पीड आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने समय हम लोग को मालूम है कि सभी का स्पीड आपस में बराबर होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज रिएक्शन हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डेल्टा बी बाई क्या हो गया, डेल्टा टी। यहाँ माइनस लगा देंगे, इसका कोएफिशिएंट चूंकि 1 है, इसका मतलब 1 ही मोल खत्म हो रहा है मेरा, तो बोलेंगे डिवाइड में 1 करेंगे तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं, माइनस लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट साइड में, इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, है ना। अब बोलेंगे देखो ध्यान से, जितने समय में B का 1 मोल कंज्यूम हो रहा था उतने ही समय में C का 2 मोल बन गया, यानी कि C हमारा 2 गुना रेट से बन रहा है। C का स्पीड 2 गुना हो गया B के रेस्पेक्ट में,
है ना। तो इसको मैनेज करने के लिए, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से इसको भागा कर देते हैं, और चूंकि प्रोडक्ट साइड है तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस लिखने का ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आया, जो कि कोएफिशिएंट होता है वो हमारा डिवाइड में आ जाता है। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा, सर इसको हम कैसे समझेंगे कि ये डिवाइड में आता है, तो थोड़ा सा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ताकि किसी भी चीज़ को हम लोग बारीकी से समझ पाएंगे। तो बोलेंगे चलो ए और बी को ना पहले कंपेयर करते हैं, ए और बी में ज़्यादा फास्टर कौन है, तो बोलेंगे सर ए है, क्योंकि ए का जितने समय में 3 मोल खपत हो रहा है, बी का 1 ही मोल खपत हो रहा है। ऐसे समझो, जितने समय में कोई एक बच्चा 3 पेज पढ़ रहा है, उतने समय में बी बच्चा 1 ही पेज पढ़ रहा है, तो दोनों में फास्टर कौन है, ए है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, सर स्पीड ऑफ ए जो होगा 3 टाइम्स होगा स्पीड ऑफ बी के, हो सकता है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ ए 3 गुना स्पीड ऑफ बी। और स्पीड ऑफ ए को लिखेंगे कैसे, रिएक्शन के टर्म में, रेट मतलब हमको ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सर, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और चूंकि कौन सा रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लगाएंगे, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्पीड बी का कैसे निकालेंगे, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और चूंकि रिएक्टेंट साइड में है तो माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, बोलो बच्चा, यहाँ से हमको समझ में आया कि 3 को अगर हम इधर लेके चल जाएं तो -1/3 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। शायद हमको यहाँ से चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये कोएफिशिएंट 3 यहाँ क्यों आया था, यहीं से हमको रिलेशन मिल गया होगा कि ए का स्पीड 3 गुना है बी के स्पीड से। अब हमको सबके स्पीड को अगर बराबर करना है तो 3 से अगर हम भागा कर देंगे तो स्पीड ऑफ बी अब स्पीड ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। उसी प्रकार अगर हम बी और सी में रिलेशन देखें तो सी चूंकि जितने समय में बी का 1 मोल खपत हो रहा है उतने समय में सी का 2 मोल बन जा रहा है, यानी कि जितना देर में कोई बच्चा 1 पेज पढ़ रहा है उतने देर में कोई बच्चा 2 पेज पढ़ जा रहा है, यानी कि ये हमारा ज़्यादा फास्ट है। इसके रिस्पेक्ट में तुम लिख सकते हैं सर स्पीड ऑफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ सी को कैसे लिखेंगे, तो चूंकि ये प्रोडक्ट साइड में तो प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, हम स्पीड को हमेशा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम लिखते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ बी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और ये कंसंट्रेशन टाइम ये रिएक्टेंट साइड में तो माइनस लगा दिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, इस 2 को अगर इधर लेकर के आ जाए तो 1/2 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 2। देखो ध्यान से, सब कुछ हमारा प्रूफ हो चुका है कि सर माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, यानी कि ये सब आपस में बराबर। देखो ध्यान से, ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर, इसका मतलब कह सकते हैं ये और ये भी आपस में बराबर है, इसका मतलब सभी आपस में बराबर होगा, बराबर भी होगा। और कोएफिशिएंट भागा में क्यों जा रहा है, इस चीज को भी हम अच्छे से यहाँ पर समझ पा रहे हैं। कहानी समझ में आ रही है बच्चे की नहीं आ रही है, वेरी गुड। इसको ध्यानपूर्वक नोट करना है, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस बात को भी हम लोग समझ चुके हैं कि क्यों हमारा स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं, और पिक्चर क्लियर है, ठीक है। इसको हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये 3, 2, 1 जो है इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी कि हम किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे, कोई भी टर्म मालूम है तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम और जो भी कोएफिशिएंट उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा किसी भी रिएक्शन का स्पीड आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना है। हम लोग एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं और फाइनली उसको कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख लिए कि लिखना कैसे है। तो देखो, मान लो एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर जनरल रिएक्शन A टाइम्स ऑफ A प्लस B टाइम्स ऑफ B मिल के बना रहा C टाइम्स ऑफ C प्लस D टाइम्स ऑफ D। स्मॉल a क्या हो गया, इस A का कोएफिशिएंट हो गया, स्मॉल b इस B का कोएफिशिएंट हो गया, जिसको हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। अब हमको लिखना क्या, रेट ऑफ दिस रिएक्शन। कैसे लिखेंगे, अब जो कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लगाएंगे, डेल्टा A बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/b डेल्टा b बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/c डेल्टा c बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/d डेल्टा d बाई डेल्टा टी। समझ में आई बात।
एकदम स्पीड में लिख लिए क्योंकि चीज को हम समझ चुके थे। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बी का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोलेंगे स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट साइड में माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट साइड में प्लस लगाएंगे और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमारे डिवाइड में चला जाता है। इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझ चुके थे। ये हमारा फाइनल किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। देखो ध्यान से, ये ए बी सी क्या है, हम लोग बोलेंगे जब हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी कोएफिशिएंट आता है वो हमारा डिवाइड में चल जाता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा टर्म समझेंगे कि अगर ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए, बी के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये क्या रिएक्टेंट है और ये क्या प्रोडक्ट है। तो एक बात बताओ, रिएक्टेंट समय के साथ खत्म होता है या बनता है? तो बोलेंगे सर रिएक्टेंट समय के साथ खत्म होता है, जिसको हम लोग डिसअपीयर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक नया शब्द लिखेंगे, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए। क्योंकि ए धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसको कितना लिखते हैं, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। चूंकि ये रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमेशा रेट हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए माइनस लगा रहे हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना हो गया, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। उसी प्रकार रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी भी तो डिसअपीयर कर रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। समझ में आ रही बात, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अगर हम बात करेंगे रेट ऑफ, चूंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है या अपीयर होता है, तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। इसको क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे चूंकि प्रोडक्ट है तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इसमें प्लस लगेगा। उसी प्रकार रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी की अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। समझ में आ रही है बात, ये डेल्टा डी बाई डेल्टा टी होगा हमारा। देखो ध्यान से क्या यहाँ पे अंतर आया है, तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसमें जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो हमारा डिवाइड में चला जाता है। बी का है, स्मॉल बी कोएफिशिएंट, ये डिवाइड में चला गया। लेकिन जब भी हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस की बात करेंगे तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है। इस बात को ध्यान से समझना। जब भी हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करेंगे तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसका कोई रोल नहीं होता है इसको लिखने में, यानी कि हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है। ध्यान से समझ में बात आई, इसमें हमको डिवाइड नहीं करना है। प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी और यहाँ लिखेंगे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि there is no role of stoichiometric coefficient in writing the rate of appearance या disappearance। समझ में आई बात, देयर इज नो रोल ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन राइटिंग द रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस। जब भी हमको रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिखना है तो उसमें बस हम क्या करेंगे, ये डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। मतलब माइनस तो रहेगा रिएक्टेंट साइड में अगर है तो, लेकिन कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को बारीकी से समझे हैं, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं इसी के जस्ट आगे, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ पर लगता है लाइट का कुछ ज़्यादा ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लाइट का कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो यहाँ तक लिखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसको समझेंगे कि जो रेट पढ़ रहे हैं ये दो प्रकार का होगा, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों में क्या अंतर है समझते हैं, फिर हम लोग उसके ऊपर ग्राफ भी बनाएंगे और फाइनली उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो रेट हमारा कितने भाग में बट गया, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कितने ढंग से पढ़ सकते हैं, बोलेंगे सर दो वे से पढ़ सकते हैं। कौन कौन, तो बोलेंगे सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कितने वे में पढ़ेंगे, तो बोलेंगे सर एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बात आ रही है समझ में, इंस्टेंटेनियस
इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये बिल्कुल मिलता जुलता टर्म है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वेलोसिटी दो प्रकार का, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल में हम कहीं ट्रैवल किए और हमारा गाड़ी का एवरेज स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर का क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, जब कोई हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कोई यात्रा हम कर रहे हैं, तो हमेशा गाड़ी का स्पीड क्या 40 रहा होगा? बोलेंगे नहीं, कभी 30 हो सकता है, कभी 50 हो सकता है, कभी 70 हो सकता है, कभी घट के 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। तो बोलेंगे उस यात्रा के दौरान हमारा स्पीड जो होता है आइदर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो क्या हमेशा 40 कांस्टेंट रहेगा क्या? लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि एवरेज स्पीड हमारा क्या था, 40 किलोमीटर पर आवर था, है ना। तो बोलेंगे 40 तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग 40 पढ़ते क्या है कि पूरे रिएक्शन के दौरान, पूरे यात्रा के दौरान जो भी हमारा फ्लक्चुएशन हो रहा था उसका एवरेज निकाल लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। उसी प्रकार दूसरे वे में हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी भी तो पढ़ते हैं, या इंस्टैंटेनियस स्पीड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जब हम कोई दूरी तय कर रहे थे तो वहां पे हमारे बाइक का स्पीड या कार का स्पीड कैसा था, तो बोलेंगे कभी सर 33 था, कभी 32, कभी 31। तो बोलेंगे किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हमको कोई स्पीड पता करना है, जैसे अभी इस इंस्टेंट पे हमारी गाड़ी का स्पीड क्या है, तो बोलेंगे सर 30 किलोमीटर पर आवर। जरा सा समय बढ़ा तो दिख लिए 35, उस इंस्टेंट पे जो देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। उसी प्रकार हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको स्पीड ऑफ रिएक्शन भी समझते हैं, ये भी दो प्रकार का होता है, एक एवरेज और दूसरा इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी खास बिंदु पर, किसी पार्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पर हम लोग अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम किसी रिएक्शन के स्पीड को बता रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड या इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग आर एवरेज से लिखते हैं, और अभी इसको हम लोग पढ़े हैं। एवरेज के लिए हम लोग डेल्टा शब्द का यूज करेंगे और इंस्टैंटेनियस के लिए क्या यूज करेंगे, तो सर बोलेंगे डी का शब्द यूज करेंगे। जो हम लोग इंस्टैंटेनियस पढ़ते हैं ना उसमें हम लोग डी लेटर का यूज करते हैं, और जो एवरेज पढ़ते हैं उसमें डेल्टा। यानी कि अभी तक जो भी रिएक्शन का स्पीड हम लोग निकाल रहे थे वो एवरेज था, और अब हम लोग इंस्टैंटेनियस निकालेंगे। तो एवरेज को कैसे पढ़ेंगे, तो बोलेंगे सर माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, माइनस अगर रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट अगर प्लस साइड में। और इसी को आर इंस्टैंटेनियस कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर डी एक्स बाई डी टी। क्या निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। मतलब यहाँ पर हम लोग डी शब्द का यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग डेल्टा शब्द का यूज करेंगे। डेल्टा मतलब क्या होता है, एक टाइम इंटरवल के दौरान, एक टाइम इंटरवल के दौरान जो हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे निकालने जा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टैंटेनियस रेट। ग्राफिकली समझते हैं इस चीज को हम लोग। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ अगर हम लोग यहाँ पे बनाए, ठीक है, ये हमारा इधर कंसंट्रेशन ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं, समय ले रहे हैं। तो बोलेंगे मान लो रिएक्टेंट को कंसीडर करते हैं, तो रिएक्टेंट का ग्राफ ये रहा हमारा। T1 टाइम पर कंसंट्रेशन हमारा कितना था, तो x1 था, और T2 टाइम पे क्या था कंसंट्रेशन, x2 था। तो जिसको हम लोग लिख भी सकते हैं x2 माइनस x1। अब चूंकि रिएक्टेंट का ग्राफ है तो इसके आगे हम माइनस अब लगा देते हैं ताकि हम को स्पीड पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जैसे हमको इसका स्पीड निकालना तो देखो यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, ध्यान से बच्चा समझना, यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है। जो टाइम चेंज हो रहा है उसमें कंसंट्रेशन में भी बदलाव आ रहा है। तो ये जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकालते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर हमको किसी खास बिंदु पे यानी कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है, जैसे यहाँ पर t बराबर मान लो 10 सेकेंड हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, एग्जैक्ट 10 सेकेंड पे। तो यहाँ पे अगर हमको स्पीड बताना है इस रिएक्शन का, तो क्या यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं T2 माइनस T1, क्योंकि T2 माइनस T1 का मतलब क्या हुआ, समय चेंज हो रहा था। यहाँ तो समय चेंज ही नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट उसी टाइम पे निकालना है। तो अगर 10 माइनस 10 करेंगे तो नीचे में तो 0 हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि संभव नहीं है। इसलिए बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग ये नियम नहीं लगाते हैं x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो बोलेंगे सर यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन का स्लोप निकाल लेते हैं, इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हैं। तो मान लो ये कंसंट्रेशन का ग्राफ था और ये हमारा क्या था, टाइम एक्सिस था। तो जब भी हम स्लोप निकाल लेंगे, हालांकि स्लोप यहाँ पे भी निकालते हैं, गौर से समझना बच्चा, यहाँ पे भी हम लोग स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला ही होता है, ध्यान समझो, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan थीटा निकालें यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे सर, tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो बोलेंगे सर x1 माइनस x2 है, और बेस कितना है, तो बोलेंगे T2 माइनस T1 है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को तो उल्टा दिए तो यहाँ माइनस आ गया, बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलेंगे जब भी हमको निकालना है क्या, स्लोप निकालना, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, बोलेंगे सर tan थीटा होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चा बोलो, तो बोलेंगे सर स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ये दूरी है x1 माइनस x2, अगर हम लोग इसमें इसको घटाएं, अदरवाइज हमेशा तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये डिस्टेंस, बेस का डिस्टेंस t2 माइनस t1। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप निकाले, तो क्या वहाँ पे कुछ नया चीज़ निकालते हैं, बोलेंगे नहीं सर वहाँ भी स्लोप निकालते हैं, लेकिन अगर हमारा डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए तो इस चीज को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, dt से रिप्लेस कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलेंगे अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया, इसका मतलब समय में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उस इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं, तो डेल्टा टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, मतलब उस पार्टिकुलर क्षण पे अगर हमको स्पीड बताना है रिएक्शन का, तो कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 है तो यहाँ पे तो हम 0 रख नहीं सकते, रिएक्शन का स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बोलेंगे इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बोलेंगे स्लोप से। अगर हमारा ये थीटा है तो ये एंगल अगर मान लेते हैं इसको थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे थीटा कैसे निकालेंगे, बोलेंगे स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाता है। ये थीटा अगर दिया हुआ है तो 180 में घटा के ये निकाल लेंगे। स्लोप बराबर क्या, tan थीटा। स्लोप बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा। इस रिएक्शन में जो भी ग्राफ दिया रहेगा उसका हम tan थीटा निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल ये एंगल जो भी रहेगा, फॉर एग्जांपल ये एंगल अभी मान लेते हैं 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री तो क्या करेंगे, tan 135 डिग्री अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, तो tan 35 डिग्री का मान होता है -1, और आगे से एक माइनस लगा देंगे क्योंकि रेट में हमेशा हमें चूंकि रिएक्टेंट साइड में पड़ रहा है ना, तो आगे से एक अगर माइनस लगाएंगे अपने साइड से तो बोलेंगे ये माइनस और इसका माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो बात आ रही है समझ में, क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं इस डिफरेंस अपॉन मी डिफरेंस। बोलेंगे यहाँ घटाने के लिए तो कुछ है नहीं, उसी इंस्टेंट पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। तो बोलेंगे सर ये एंगल अगर हमको दिया हुआ है ग्राफ का तो ये एंगल निकाल लेंगे, ये एंगल जैसे निकालेंगे tan थीटा, तो मान लेते हैं थीटा 135 डिग्री है तो tan 135 डिग्री का मान होता है -1, और अगर स्पीड इसका बताना है तो बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, बोलेंगे रेट बराबर माइनस टाइम्स ऑफ जो भी हमारा आया है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बोलेंगे इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 1। कंसंट्रेशन का जो भी यूनिट होता है मोल पर लीटर अपॉन में सेकंड। आगे इसी चीज को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, बस हमारा इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या डिफरेंस था इस चीज को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट करना है। अब हम बोलेंगे सर रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज में देखें कैसे लिखते हैं तो उस चीज को भी समझ जाते हैं थोड़ा सा। तो बोलेंगे इसको नोट कर लेना, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे वापस से हम लोग वही एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, किसको, तो बोलेंगे सर जो किए थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल A + 2B मिलके 3C + D बना रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हमको RAV निकलना है, एवरेज रेट, तो कैसे निकलेंगे, कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सर -ΔA/ΔT इज इक्वल टू -1/2 ΔB/ΔT। अब इसमें इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन तो नहीं बचा है, बराबर प्रोडक्ट साइड में लिखना है तो +1/3 ΔC/ΔT बराबर +ΔD/ΔT। ये क्या लिखे हैं, तो बोलेंगे सर एवरेज रेट को लिखे हैं। क्या लिखे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमको क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। तो जगह मेरे पास कम है, एक काम करते हैं, ΔC/ΔT के नीचे डिवाइड किए 3, इसी को यहीं पे लिख देते हैं बराबर +ΔD/ΔT। तो ये हम लिख रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखेंगे, वही रिएक्शन है हमारा A + 2B मिलके 3C+ अगर D बना रहा है तो इसी का R इंस्टेंटेनियस अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वही, बस डेल्टा को किससे रिप्लेस कर दिए हैं, D से। तो क्या लिखेंगे माइनस, अब चूंकि इसका क्वेश्चन 1 है तो dA/dt, मतलब अब यहाँ पे किसी खास क्षण पर हम स्पीड बता रहे हैं, ठीक है। तो dA/dt, और कैसे निकालते हैं, स्लोप निकाल लेंगे, जो एंगल दिया उसकी वजह से एग्जाम्पल करेंगे तो पता लगेगा बात, बराबर -1/2 dB/dt बराबर +1/3 dC/dt बराबर dD/dt। जो भी कॉफिशिएंट है भागा में चला गया, माइनस लिख दिए रिएक्टेंट साइड का आउटपुट। यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा टर्म को हम रिप्लेस कर दिए D से। तो जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है वहाँ पे हम D सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो ये चीज़ हम समझ गए, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ, या जिसको हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस भी बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या था उस चीज को हम लोग समझ लिए। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल लेते हैं और इस चीज जो भी अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन को समझे थोड़ा सा उसको ज्यादा इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। तो चलो यहां तक नोट कर लेना है।
एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख करके ना उसका रेट निकालते हैं और समझते हैं कि कैसे आपस में बराबर होता है, एक दिया है दूसरे को कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के लिए मान लो एक दिया हुआ है कि हम लोग जानते हैं N2 प्लस H2 मिलके अमोनिया बनाता है। सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेना है, अगर बैलेंस किया तो कोई बात नहीं किया तो क्या रहेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी रेट लिखते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए लिखते हैं। तो 2 है तो यहाँ 2 लगा दिए, 6 हुआ तो यहाँ 3 लगा दिए। अब सुनो, यहाँ पे लिया हुआ है फॉर द गिवन रिएक्शन रेट ऑफ disappearance of H2 is 2 मोल, रेट लिखे हैं तो 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया। समझ लेते हैं थोड़ा रेट का यूनिट क्या होता है उसको भी समझ लेंगे, तो जो यूनिट हम यहाँ यूज़ किया तो क्लियर हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या दिया हुआ है, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया है। फाइंड पहला रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आगे से हम लोग ROR भी बोलेंगे, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, और तीसरा हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये तीसरा टर्म है यहाँ पे जो कि हमको निकालना है। अब समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ना ये जो यूनिट आया इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये यूनिट कहाँ से आया। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, रेट का मतलब क्या होता है, बोलेंगे सर डेल्टा A बाई डेल्टा टी, कुछ भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, बोलेंगे सर मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का यूनिट टाइम। तो बोलेंगे इसको लिखेंगे कैसे, तो मोल लिख लेंगे, लीटर इनवर्स लिख लेंगे, टाइम इनवर्स। टाइम हमारा मिनट सेकेंड और कुछ किसी में भी दे सकता है। तो इसी से हम इस यूनिट को समझ लिए कि जब भी रेट का हमको यूनिट चाहिए तो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, तो चलो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, इसको लिख लेना है नोट करके। इस सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि कैसे हम समझेंगे क्या करना है। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 चूंकि खत्म हो रहा है, रिएक्टेंट है वो दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 निकालना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालना है। ठीक है, तो जगह मेरे पास कम है तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मिटा लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग के पास लिखा हुआ है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस नाइट्रो का N2 का भी चाहिए और अमोनिया का फॉर्मेशन भी चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन अगर रेट निकालना है तो हम जानते हैं R लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, निगेटिव साइड क्यों लगाएं क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है, इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। क्लियर है कहानी कि नहीं। रेट लिखते समय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में जाता है, और जब भी रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस जिसको बोलते हैं या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते समय हमारा स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको ना इक्वेशन नंबर हम लोग यहाँ पे 1 मान लेते हैं। हमको दिया हुआ क्या है, बात को समझो, दिया हुआ क्या है, तो बोलेंगे हमको सर दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, यानी कि क्या दिया हुआ है, डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी दिया हुआ है, कितना सर, बोलेंगे सर 2 मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं पर लीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमको H2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, रेट को लिखते हैं ऐसे करके डेल्टा H बाई डेल्टा टी, और डिसअपीयरेंस का मतलब क्या, चूंकि डिसअपीयरेंस अपीयरेंस लिखते समय कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा। हमको ये चीज़ दिया हुआ है, बात को समझना, हमको निकालना क्या, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना। तो याद करो शुरुआत में हम लोग समझे थे कि रेट निकालते समय हर चीज़ हमको नहीं देगा। फॉर एग्जांपल ये नहीं दिया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसको दे दिया है और इसी से रेट निकालना है। तो इस बात को तो हम लोग समझे थे ना कि हम लोग कोई भी टर्म से रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल H2 दिया हुआ है, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है,
H2 दिया हुआ तो H2 के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, H2 के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो N2 भी निकल जाएगा क्योंकि सबका स्पीड आपस में बराबर होता है। तो ये हमको दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हम दूसरे शब्द में ऐसे लिख रहे हैं, या यूं करो उसको हम पूरा लिख देते हैं ना, पूरा लिख देते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 को लिखेंगे कैसे, बोलेंगे सर माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। निगेटिव क्यों लगाना है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है। ये कितना दिया हुआ है, 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हमको दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है, टू फाइंड हमको करना है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि R कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर हमको दिया हुआ क्या, ये तो दिया हुआ नहीं है, ये भी दिया हुआ नहीं, ये दिया हुआ है, तो यूज कर लो ना R का वैल्यू किसके बराबर, तो बोलेंगे सर -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर ये टर्म तो हमको दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना, 2। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, इसके वैल्यू कितना, 2। तो बोलेंगे सर इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोलो 2, तो 1/3 गुना 2 यानी कि 2/3 क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आया बात, देखो गहराई से समझना। हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या किए, ये वाला और ये वाला रिलेशन को अप्लाई कर दिए, ये इसके बराबर। तो बोलेंगे ये कोएफिशिएंट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये चीज तो हमको माइनस के साथ दिया हुआ ही है, उसके आगे 3 लगा हुआ था 1/3, तो 1/3 से गुना कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो क्या निकल गया, रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकल गया हमारा, 2/3। अब एक बार रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा तो बोलेंगे किसी को भी निकाल लो। और हमको निकालना क्या है, बोलेंगे सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 निकालना था, तो ठीक है N2 निकालना था, ठीक है। चलो ध्यान से इस चीज को कर लेते हैं, यहाँ तक इसको हम मिटाते हैं ताकि मेरे पास जगह हो जाए, आगे इसको निकालेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ हमारा क्या निकल गया, बोलो बच्चे इसको लिख लेना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकल गया, तो बोलेंगे सर 2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स निकल गया, ठीक है। अब निकालना क्या, ये वाला निकालना, तो हम जानते हैं सेकेंड में हमको क्या निकालना था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 जो कि माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी लिखेंगे। अब इस दोनों रिलेशन को अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमको ये निकालना और ये पता चल चुका है। तो जब ये निकालना ये पता चल चुका है तो क्या ये दोनों को रिलेशन को अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या ये इसके R के बराबर होगा, और R अभी निकाले हम क्या, 2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आया कि नहीं आया, ये 2 दिया हुआ था तो उससे 2/3 आ गया, ये हमारा ये आ गया, तो ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये पता चल गया। कहानी क्लियर है कि नहीं। अब थर्ड नंबर हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चा, देखो बोलेंगे सर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या, अमोनिया। तो इसको लिखेंगे कैसे, अपीयरेंस में तो कोएफिशिएंट का कोई रोल होता नहीं है, तो प्लस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, तो बोलेंगे सर ये वाला और लास्ट वाला रिलेशन यूज कर लो, मतलब इसको क्योंकि शुरुआत में हम समझ चुके थे सर कि सर कोई भी रिएक्शन अगर हमको दिया हुआ है, एक टर्म भी मालूम है तो उससे हम सभी को निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी का स्पीड आपस में बराबर। देखो ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, और ये इसके बराबर भी है। तो इस बार हम किसको यूज करेंगे, इसको और इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, फॉर्मेशन का मतलब विदाउट कोएफिशिएंट, तो ये निकालना है। तो ये रिलेशन को जैसे यूज करेंगे तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R का वैल्यू तुमको पता है 2/3, कितना हो जाएगा 4/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बात आई समझ में। तो इस तरह से हम कोई भी रिएक्शन को अप्लाई करके रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन इसमें हम लोग और करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें हम लोग ग्राफिकल वे से करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना है, वीडियो को रोक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बोलते हैं मान लो यही रिएक्शन है, ठीक है। इस बार ना हम लोग ग्राफिकली वे से इसको करते हैं, ग्राफिकल अप्रोच से करते हैं। बगल में इसी रिएक्शन का एक ग्राफ हमको दिया हुआ है, एक ग्राफ हमको रिएक्टेंट का दिया हुआ है, ठीक है। और ये टाइम दिया हुआ, इधर टाइम एक्सिस है, और ये हमारा कौन है, कंसंट्रेशन किसका दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर इस बार N2 का दिया हुआ है। ये हमारा N2 का कंसंट्रेशन किस में, तो मोल पर लीटर में। और ये टाइम हमारा किस में है, तो बोल देते हैं इस बार मान लेते हैं मिनट में, किसी में मान सकते हैं, ठीक है। कहानी देखो ध्यान से। अब बोलेंगे वो कंसंट्रेशन कैसे दिया हुआ, तो बोलेंगे जब समय सर हमारा 2 था तो इसका कंसंट्रेशन कितना था, 6 मोल पर लीटर। और जैसे समय बढ़ के हमारा 4 हो गया फॉर एग्जांपल, तो इसका कंसंट्रेशन घट के कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है इसी क्वेश्चन में, फाइंड ROR रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, और
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल वे से करेंगे। इस बार हमको कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब डाटा नहीं दिया हुआ है, ग्राफ के टर्म में दिया हुआ है। और इसका N2 का क्या है, ये मोल पर लीटर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हम लोग समझे थे कि यहाँ पे एवरेज रेट को लगाएंगे या इंस्टेंटेनियस, तो बोलेंगे सर एवरेज को लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे तो नहीं पूछा है, किसी टाइम इंटरवल में पूछा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ग्राफ किसका दिया हुआ है, N2 है ना, तो बोलेंगे इसका स्लोप निकालना। लो स्लोप निकालते कैसे हैं, तो बोलेंगे सर स्लोप निकालने के लिए ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C। तो इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल में ध्यानपूर्वक समझना थोड़ा, ये अगर थीटा है, ये हमारा A है, ये B है, ये C है, तो ये दूरी कितना हुआ बोलो, 6 घटा 2 4, और ये दूरी कितना हुआ, तो बोलेंगे सर 4 घटा 2 2। तो tan थीटा निकाल सकते हैं क्या, P बटे B बोलते जाओ, tan थीटा क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो उसी प्रकार हम स्लोप निकालेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं, वहाँ से भी समझते हैं, अपना नेचुरली भी समझते हैं, मतलब अपने नॉर्मल बेस से। तो बोलेंगे देखो N2 अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, देखो ध्यान से, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम अगर हम निकालने की कोशिश करें, जिसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर N2 का जो फाइनल कंसंट्रेशन है, N2 का फाइनल कंसंट्रेशन कितना हुआ, तो बोलेंगे इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, N2 का फाइनल कंसंट्रेशन, यानी कि जब समय 4 था तो N2 का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 2 हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन जब समय हमारा 2 था तो कितना था बोलो, 6 था, माइनस में कितना बोलो, तो बोलेंगे चेंज इन टाइम 4 - 2, तो कितना हो गया, ऊपर -4/2, यानी कि -2 आ गया। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा रिएक्टेंट साइड में है N2, रिएक्टेंट है N2, इसका कंसंट्रेशन घटेगा, इसलिए माइनस आ रहा है। ये चीज़ हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते थे कि सर यहाँ से अगर tan थीटा निकालते तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 4 और नीचे में 2, तो ये 2 आ जाता। तो बोलेंगे सर यहाँ से प्लस क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं सर हम लोग ट्रायंगल ऐसे नहीं, एक्चुअली में जब भी हम लोग को स्लोप निकाला जाता है तो ये वाला एंगल लिखा जाता है ना। आगे इस चीज़ को हम लोग डील करेंगे, है ना, हमेशा एंगल ये वाला लिया जाता है, और जैसे ये वाला लेंगे, ये एंगल दिया हुआ ये निकालेंगे तो 180 में घटाएंगे, है ना, तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाता है, -tan थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ गया, हालांकि यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, क्योंकि हमेशा हमको ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, अगर ये एंगल पता है तो बोलेंगे सर 180 डिग्री में से थीटा घटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। उसका अगर tan लेंगे तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, -tan थीटा होता है। तो बोलेंगे सर माइनस तो ऑलरेडी आना ही था, एंगल ये वाला लिए हैं इसलिए यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। कहानी क्लियर है, चलो। तो बोलेंगे सर N2 का चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम निकल गया। अब हम लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो R कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सर माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, बराबर -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T बराबर +1/2 डेल्टा अमोनिया का चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। अब सुनो, हमको क्या निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमको निकालना होगा तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे हमको जिस चीज़ के बारे में जानकारी हो, क्योंकि सभी तो आपस में बराबर है, अगर इसके बारे में जानकारी रहता तो इस दोनों को रिलेट कर लेते, इसके बारे में जानकारी रहता तो इस दोनों को रिलेट कर लेते, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है तो इस दोनों को रिलेट कर लेंगे। तो R बराबर कितना होगा, तो बोलेंगे सर माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T, ठीक है। तो माइनस लिख दिए, माइनस तो हम लोग अपनी तरफ से लगाते हैं और एक माइनस यहाँ से आया तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 2 मोल पर लीटर पर मिनट में है। इस बार समझ में आ रही बात की नहीं है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारा निकल गया। N2 का ग्राफ दिया हुआ था इसलिए इस बार कंसंट्रेशन चेंज हम लोग N2 का कर लिए, ठीक है, ये निकल गया। अब हमको क्या निकालना है दूसरे नंबर पे, बोलेंगे सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 की बात करेंगे तो लिखते कैसे हैं, तो बोलेंगे सर माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। डेल्टा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज का मतलब क्या, कुछ गैप है हमारा, है ना, इंस्टेंटेनियस का मतलब उसी क्षण पे निकालते हैं, तो ये निकाल लेंगे। तो बोलेंगे सर ये हमको आएगा कहाँ से, तो बोलेंगे सर ये माइनस के साथ अगर इसको हम देखें तो इसका और इसमें रिलेशन निकालना चाहते हैं तो ये इसके बराबर है, टोटल के बराबर। तो 3 को अगर हम इधर भेज दें तो क्या इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R, 3 इंटू R का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 6 मोल पर लीटर पर मिनट। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 मोल पर लीटर पर मिनट। अब बोलेंगे सर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया चाहिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे, अपीयरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे सर यानी कि हमको बोल रहा है डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T निकालने के लिए, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है।
तो अगर बोल रहा है तो ये वैल्यू अगर निकालना है तो इसमें और इसमें रिलेशन देख लेते हो, तो 2 को अगर हम इधर भेज दें तो इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। R का वैल्यू तो हम निकाल चुके थे 2, तो 4 मोल पर लीटर पर मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक नोट करना है। अगर कुछ कैलकुलेशन मतलब लिखने में कुछ एरर आ गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बाकी इसको समझना है हम लोग को, चीज़ को है ना, उसको हम लोग को अच्छे से समझना है। ठीक है, सब कुछ आ रहा है, पिक्चर भी हमारा देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और करते हैं। इस बार हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट के ऊपर सवाल लेते हैं ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन हमारा सेम है, इस बार भी क्वेश्चन हमारा क्या है, N2 + S2 मिलकर 3 थ्राइस N2 मिला। देखो ग्राफ हमारा सेम है, इस बार हमको फिर से N2 का ग्राफ दिया हुआ। ठीक है, हमको t = 5 सेकेंड पर हमको इस बार स्पीड ऑफ रिएक्शन बताना है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बताना है इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पर। ठीक है, तो बोलेंगे आप देखो ध्यान से, इस इंस्टेंट पे तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, इस इंस्टेंट पे तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ समय का चेंज तो हो नहीं रहा है। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पर ना हमको एक स्लोप दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा बोलो? स्लोप दिया हुआ रहेगा। और ये एंगल मेरा कितना है, तो मान लेते हैं 45 डिग्री है। क्या मान लेते हैं? 45 डिग्री। तो बोलेंगे हमको निकालना है इस बार सवाल, वही क्वेश्चन हमारा सेम है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और इस बार रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकाल लेना। कहानी क्लियर है? तो देखो ध्यान से, कैसे निकालेंगे इसके स्लोप को, निकालेंगे कैसे? तो स्लोप हमेशा होता है हमारा tan थीटा, और थीटा कौन सा लेते हैं? तो बोलेंगे सर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है। तो ये अगर 35 है तो ये वाला कितना, ये 45 है तो ये कितना बचेगा? 35, 135। तो कितना हो जाएगा? tan 135 डिग्री। और tan 135 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? -1। यानी कि समझो इस क्षण पे यहाँ पे हमारा स्लोप कितना आया है? -1। और स्लोप को तो हम क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से, ये स्लोप को तो हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है? स्पीड हमारा स्लोप होता है इस बिंदु पर। तो इसका मतलब R का वैल्यू यहाँ क्या आ गया? तो इस बार R एवरेज नहीं है, R इंस्टेंटेनियस है। R इंस्टेंटेनियस हम निकालेंगे कैसे? बोलेंगे सर dx/dt। R इंस्टेंटेनियस निकालते कैसे हैं बोलो? तो बोलेंगे सर R इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उस इंस्टेंट पर, तो बोलेंगे dN2/dt, या इसी को हम dx/dt भी लिखते हैं ना, अगर हम मैथमेटिक्स देखें तो dx/dt। इसका मतलब होता क्या है? तो बोलेंगे सर स्लोप होता है। स्लोप का मतलब होता क्या है? tan थीटा, वो थीटा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। तो यही हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू आया कितना? तो बोलेंगे सर tan 135 डिग्री = -1 हमारा निकल के आया। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, इंस्टेंटेनियस हो या एवरेज हो, एवरेज होता तो यहाँ डेल्टा शब्द यूज करते, तो डेल्टा कैसे निकालते? y का कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन में x का कंसंट्रेशन में चेंज। तो वहाँ एक चेंज आता है, यहाँ पे चेंज नहीं आ पा रहा है, उस इंस्टेंट पर आ रहा है ना। तो dx/dt किस पे निकाल रहे हैं? तो बोलेंगे सर t = 5 सेकेंड। देखो गौर करना है कि एक बात को, जब भी हम लोग स्लोप निकालते हैं किसी बिंदु पर तो वहाँ पे हमको लिखना पड़ता है। चलो इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक क्लियर करते हैं, हो सकता है यहाँ पर छोटा छोटा दिख नहीं रहा हो। तो dx/dt अब हमको किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर लिखना है, तो क्या लिखेंगे? t = 5 सेकेंड पे। किस पे लिख रहे हैं? t = 5 सेकेंड पे निकाल रहे हैं। 5 सेकेंड पे हमारा कितना आया? तो बोलेंगे tan थीटा आया था, tan थीटा का मान कितना हो गया? 135 डिग्री = -1। ठीक है, तो चलो वापस से हम रेट लिख लेते हैं। इस बार इंस्टेंटेनियस लिखना है तो क्या लिखेंगे? -dN2/dt = -1/3 dH2/dt = +1/2 dNS3/dt। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे रेट हमको आ चुका है, ध्यान समझो, रेट आ चुका है। सॉरी, रेट मतलब लिखेंगे कैसे? रेट को फिर से लिख रहे हैं, मतलब किसका कंसंट्रेशन आ चुका है? बोलो, कंसंट्रेशन हमको इसका आ चुका है, N2 का चेंज इन कंसंट्रेशन आ चुका है, N2 का हमारा कंसंट्रेशन आ चुका है। अब यहाँ R को हम इसके बराबर क्यों लिख पाए? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हम इसको इसके बराबर लिख पाए। ठीक है, तो बोलेंगे ध्यान समझो, हमको क्या निकल चुका है? ये निकल चुका है। तो हम क्या बोल रहे हैं? हमको ROR निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर? तो बोलेंगे सर -dN2/dt के बराबर।
इसका वैल्यू कितना आया है, तो बोलेंगे सर ये माइनस तो मेरे साइड से, इसका -1, तो इक्वल टू कितना आया बोलो 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आया बात कि नहीं आया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक उसी प्रकार अगर हमको रेट ऑफ अपीयरेंस किसका चाहिए बोलो, अमोनिया का, तो कौन वाला रिलेशन निकालेंगे, बोलेंगे ये वाला इसके साथ। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया लिखते कैसे हैं, DNS3/dt लिखते हैं। तो ये वैल्यू हमको निकालना है और ये इसके बराबर है, तो 2 को इधर भेज सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R होगा कि नहीं होगा, और R का वैल्यू निकाले कितना 1 निकाले, तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात। देखो ध्यान से, जब भी स्लोप निकालना है किसी भी रिएक्शन का तो बोलेंगे ये N2 है ना, तो देखो ध्यान से यहाँ एक बात और गौर करेंगे, यहाँ जो R लिखे हैं, चूंकि R हमारा N2 का ऑप्शन 1 था तो स्पीड इसके बराबर हो गया, तो इस R को हम किसके बराबर समझ रहे हैं, dN2/dt के बराबर समझ रहे हैं। मतलब इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालना dN2/dt, उसका स्लोप क्या होगा tan थीटा के बराबर। अगर ये H2 रहता तो बोलते वो R नहीं लिख पाते, वो H2 का कंसंट्रेशन का चेंज आ रहा था, तो फिर इसी नियम से हम लोग लगाते तो कहानी समझ में आ जाता। क्लियर है कहानी। तो देखो ध्यान से, इसके ऊपर हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। इस चीज को पूरा नोट करके ध्यानपूर्वक वापस से एक बार वीडियो को देखना है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे किसी और टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।